पहाड़ बना मैदान के संघर्ष की ओर राज्य खिसकता जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या है कि सामरिक दृष्टि से सीमावर्ती गांव भी लगातार खाली हो रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं भारत चीन पर के गांव सिरखा में, जहां के हालात भी कमोवेश ऐसे ही हैं। विस्थापन का दर्द सिर्फ राजधानी के आसपास के इलाके नहीं झेल रहे, बल्कि विस्थापन ऐसी बीमारी के तौर पर जन्मा है जो महामारी से ज्यादा खतरनाक है, जिसकी चपेट में उत्तराखंड का लगभग हर पहाड़ी गांव आ चुका है। ऐसा ही एक गांव है सिरखा। यूं तो सिरखा भी विस्थापन का दर्द झेल रहा है, लेकिन बाकी गांवों से कहीं ज्यादा खतरनाक है इसकी दास्तां। इस गांव पर चीन जैसे शक्तिशाली देशों की पैनी नजर है। चीन की गिद्ध जैसी निगाहें बेताब हैं सिरखा को नोच खाने के लिए। उत्तराखंड सरकार की एक चूक से सिरखा आपको चीन के नक्शे पर दर्ज मिल सकता है। बहुत बड़ी पीड़ा है। अगर पूरे पहाड़ खाली हो जाएगा तो मैं सोचता हूँ देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है, क्योंकि बॉर्डर एरिया में अगर लोग नहीं होंगे, जनता नहीं होगी, तो हम दुश्मन की बहुत सारी गतिविधियों पे हमारी नज़र नहीं हो सकती है। बहुत बड़ा काम, इंटेलिजेंस का काम बॉर्डर एरिया में रहने वाले लोग करते हैं, जो कि अगर लोग नहीं होंगे तो नहीं हो पाएगा। आंकड़े बताते हैं कि राज्य के चमोली जिले के बाराहोती क्षेत्र में चीनी सैनिकों ने पिछले 5 सालों में 37 बार घुसपैठ करने की कोशिश की है। आंतरिक सुरक्षा के लिए बुलाए गए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में राज्य के मुख्यमंत्री ने इन घुसपैठों के मद्देनजर चिंता जताई थी, लेकिन चिंता सिर्फ 4 दीवारियों में दर्ज होकर रह गई। गांव उजाड़ हो चुका है, बिल्कुल नॉर्मल। अभी आप जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि यहाँ पे कभी लोग रहते थे। ऐसा लगेगा यार कि कभी 100 साल 200 साल पहले यहाँ लोग छोड़ के चले गए। बट सारा कुछ हो गया खत्म, मकान टूट गए लोगों के, और अपना जमीनें सारी बह गई हैं बारिश से, है ना। 1-2 मकान है, उसके जस्ट बगल में हमारा बौठा गाँव पड़ता है। वहाँ पे तो अभी काफ़ी लोग वहाँ से प्लान कर चुके हैं, मतलब बच्चों के पढ़ाने के चक्कर में अपने साधनों की अभाव है, अपना कन्वीनियंस अब नहीं है। मान लो कोई बंदा प्राइवेट जॉब कर रहा है, उसकी 9 बजे छुट्टी हो रही है, कैसे जाएगा वहाँ पे? रोजगार के लिए तो जैसे कोई यहाँ इस टाइम बाईपास में काम चल रहा है, उसमें थोड़ा बहुत काम है, लेकिन रोजगार यहाँ से कोई प्लेन में चला गया, कुछ मकान बना दिया, कोई कहीं चला, कोई चला, कोई यहाँ रोजगार की इतनी सुविधा नहीं, इसलिए लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। और मकान यहाँ से बहुत डैमेज हो गए, कोई यहाँ देख नहीं रहा। हमारे पलायन जारी है, गांव खाली हो रहा है। जाहिर सी बात है, जब गांव खाली रहेगा तो चीन जैसा शक्तिशाली देश कब्जा करने की भरसक कोशिश करेगा। पलायन का सांप पूरे उत्तराखंड को डस रहा है। इसका असर न सिर्फ यहाँ की आर्थिक हालात बल्कि सामाजिक हालात पर भी देखने को मिलता है। यहाँ के कई सीमांत गांव तो ऐसे हैं जो पूरी तरह से बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं। सूबे के शासकों ने तमाम योजनाएं शुरू की, बिजली, पानी, सड़क, नरेगा और मनरेगा जैसी योजनाएं, लेकिन आला अफसरान के दफ्तरों में इतनी फाइलें हैं कि कौन फाइल कहां गुम हो गई पता ही नहीं चला। सारी योजनाएं कागजों से निकली और कागजों पर ही खत्म हो गई। करोड़ों रुपए खर्च तो हो गए, लेकिन कहां गए, ये एक जिंदा सवाल है। आधुनिक बनने की चाह ने विद्युत परियोजनाओं को हवा तो जरूर दी थी ताकि विकास की शमा जल सके, लेकिन उस शमा ने ऐसी आग लगाई कि उत्तराखंड विस्थापन की आग में राख होने की कगार पर पहुंच गया। पर्यावरण और उत्तराखंड के लोगों की चिंता को दरकिनार कर चल रही विद्युत परियोजनाओं ने हजारों लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर दिया। हजारों एकड़ खेती योग्य जमीन, बांध और विद्युत परियोजनाओं की भेंट चढ़ गई। बेरोजगारी युवकों को पलायन के लिए मजबूर कर रही है। बेरोजगारी का दायरा बढ़ा और नौजवान पलायन के लिए मजबूर हो गए। इधर नौजवान अपने घर परिवार को छोड़ रहे थे, और दूसरी तरफ उत्तराखंड के नेता जुटे थे नए नए आशियाने बनवाने में।
अपने खुद के घर को संवारने में। उत्तराखंड के सभी विधायकों और मंत्रियों ने अपने आशियाने अब देहरादून और हल्द्वानी में बना लिए हैं। एक भी विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र में रहने को तैयार नहीं है। मंत्रियों और सांसदों के घर दिल्ली में तो हैं, लेकिन पहाड़ पे नहीं। सूबे पर राज करने की जिम्मेदारी चाहे जिस पार्टी के सर पर रही हो, सबने विस्थापन के मुद्दे को दरकिनार किया। चुनाव के दौरान पलायन के तवों पर वोट की रोटियां सेकी गईं। लेकिन चुनाव के बाद वो वादे फरेब की शक्ल में नजर आए। नेताओं के लिए संसदीय क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र उनके लिए पर्यटन स्थल बनकर रह गए हैं। विधायकों, मंत्रियों और सांसदों की देखा-देखी जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों से लेकर ग्राम प्रधान तक या तो मैदानों में उतर आए या फिर गांव छोड़कर जिला मुख्यालयों में डेरा जमाए बैठे हैं। पहचान और विकास की चाह ने पहाड़ों में जिस विशाल जन आंदोलन को जन्म दिया था, वह 10 साल में ही निरर्थक हो गया। विडंबना यह है कि अलगाव की काली छाया उत्तराखंड के पहाड़ों को आहिस्ता आहिस्ता अपनी चपेट में ले रही है। पहाड़ों के हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि हर साल हजारों लोग मैदानों की ओर पलायन कर रहे हैं। गांव उजड़ रहे हैं और पूरा पहाड़ इतिहास के सबसे बड़े विस्थापन के मुहाने पर खड़ा है। पहाड़ों के प्रति ये उपेक्षा राज्य बनने के बाद ही शुरू हुई है। सरकार धर्म के नाम पर ऋषि मुनियों को जमीन और पैसे तो मुहैया करा सकती है, लेकिन पलायन रोकने के लिए वाजिब खर्च नहीं कर सकती। एक और सवाल खड़ा होता है कि उत्तराखंड में पिछले लोकसभा चुनाव में पौड़ी और हरिद्वार लोकसभाओं में औसतन 3 लाख लोग बढ़ गए। ये कौन कौन लोग हैं, कहां से आए हैं और क्यों आ गए हैं? गंभीरता से देखें तो एक भीषण आंतरिक पलायन आकार ले रहा है। इसका सबसे दुखद पहलू ये है कि जो लोग उतर रहे हैं वो या तो वो हैं जो थोड़ी सी बेहतर स्थिति में हैं, या तो वो हैं जिनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। यानी किसी भी स्तर का आदमी पहाड़ के गांव में रहना नहीं चाहता है। या गांव के पास ऐसा कुछ नहीं है जो किसी भी स्तर के मनुष्य को कुछ दे सके। सरकार दावे कर रही है कि उत्तराखंड इज सिंपली हेवन, यानी उत्तराखंड तो स्वर्ग है। हम इस स्वर्ग की जर्जर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो उत्तराखंड की दर्द भरी कहानी बयां करती हैं। न जाने कब खुलेगी सरकार की सोई आंखें, कहीं ऐसा ना हो कि ये विकराल समस्या पूरे प्रदेश के पहाड़ों को खाली कर दे। आपको जागोरे का ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा। मैंने डिग्री हासिल की। I studied at Quantum। क्वांटम ग्लोबल कैंपस जिंदगी को दे नई दिशा। हो या गढ़वाल या राजधानी देहरादून का कोई बवाल, हो पहाड़ी क्षेत्र की हलचल या मैदानी इलाके का कोई सवाल, जानिए उत्तराखंड का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तराखंड सुबह 7 बजे, दोपहर 1:30 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। नमस्कार, समाचार प्लस देख रहे हैं आप, मैं हूं रीना खान। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नूरी कायनात। शुरू करेंगे समाचार फटाफट। प्रणब मुखर्जी देश के अगले राष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की गिनती के बाद ये साफ हो गया है कि प्रणब मुखर्जी ही बहुमत की पसंद है। राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी को यूपीए के अलावा और यूपीए दलों के सांसदों और विधायकों का भी समर्थन मिला है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुई वोटिंग में करीब 71% मतदाताओं ने प्रणब मुखर्जी के नाम पर मुहर लगाई। प्रणब को कुल 7,13,555 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी पीएस संगमा को 3 लाख से कुछ ज्यादा वोट मिले हैं। 5 सांसदों के वोट अवैध घोषित कर दिए गए। हालांकि प्रणब को राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने के लिए अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म होगा और इसके बाद नए राष्ट्रपति को 25 जुलाई को शपथ दिलाई जाएगी। 19 जुलाई को हुए मतदान के बाद आज वोटों की गिनती हुई और मतगणना संसद भवन के हॉल नंबर 63 में हुई। प्रणब मुखर्जी की जीत से संभल में भी खुशी की लहर है। दरअसल प्रणब मुखर्जी के समधी संभल में रहते हैं। संभल में रहने वाले डॉक्टर जगदीश लाल अरोड़ा की बेटी की शादी प्रणब मुखर्जी के बेटे इंद्रजीत से 2004 में हुई थी। आज दादा के राष्ट्रपति चुने जाने पर डॉक्टर अरोड़ा के घर के बाहर भी जमकर जश्न मनाया गया। बैंड बाजी के साथ लोगों ने डांस किया तो मिठाइयां भी बांटी। डॉक्टर अरोड़ा ने समधी की जीत पर उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति चुनाव में प्रणब मुखर्जी की जीत से उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकर्ता खासे उत्साहित हैं। बहुगुणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने प्रणब मुखर्जी को बधाई देते हुए कहा कि उनका राष्ट्रपति बनना देश हित में है। राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने आज राष्ट्रपति भवन में टी पार्टी दी। इस पार्टी में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के साथ ही कई केंद्रीय मंत्री और आला नेता पहुंचे। आपको बता दें कि 24 जुलाई को राष्ट्रपति के तौर पर प्रतिभा पाटिल का कार्यकाल खत्म हो रहा है। राष्ट्रपति भवन के विदाई से पहले प्रतिभा पाटिल ने ये पार्टी दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा सोमवार को संसदीय पद से इस्तीफा दे सकते हैं। कांग्रेस के खेमे से पता चला है कि सीएम बहुगुणा कल संसदीय पद से इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष को सौंपेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में सीएम विजय बहुगुणा ने साफ किया था कि वो राष्ट्रपति चुनाव के बाद सांसद पद से इस्तीफा दे देंगे। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि 26-27 जुलाई को मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा विधायक पद की शपथ ले सकते हैं। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के पास एक शख्स के मोबाइल टावर पर चढ़ जाने से वहां खलबली मच गई, जिसके बाद चारों तरफ हंगामा हो गया। मुकेश नाम के शख्स ने टावर पर चढ़ते वक्त अपनी मांग की एक चिट्ठी भेजी, जिसमें लिखा हुआ था कि वो अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलना चाहता है। दरअसल काशीराम नगर के रहने वाले मुकेश के गाँव में बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है, जिनके बारे में वो सीएम साहब को बताना चाहता था। चिट्ठी में मुकेश ने धमकी भी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द ही अमल नहीं किया गया तो वो 26 जुलाई को 3:05 पर आत्मदाह कर लेगा। वही मामला राजधानी का होने की वजह से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और इस युवक को टावर से नीचे उतारा गया। उधम सिंह नगर में यूकेडी के 2 कार्यकर्ता टावर पर चढ़ गए तो वहीं मौके पर मौजूद यूकेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा मचाया। इन्होंने मंडी निदेशालय में गलत नियुक्ति का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक मारुति कार में आग लग जाने से आधा दर्जन लोग झुलस गए। जलने वाले लोगों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। ये घटना बिहरीपुर मोहल्ले की है, जहां रहने वाले सक्सेना ने जैसे ही मारुति कार को स्टार्ट किया वैसे ही कार में लगी एलपीजी किट आग लग गई। इस घटना में 4 बच्चे समेत आधा दर्जन लोग झुलसे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मुजफ्फरनगर के बागपत में एक बार फिर पंचायतों का समर्थन करते हुए युवतियां सड़कों पर उतरी। घर घर जाकर युवतियों ने जीन्स इकट्ठा किए और फिर उनकी होली जलाई।
आपको बता दें कि बागपत की पंचायत ने युवतियों के जीन्स पहनने पर रोक लगाई थी, जिसको लेकर मुजफ्फरनगर